आरोग्य में जयते मित्रों। मैं डॉक्टर अमित कुमार पाठक। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन समस्या की, जिसके कि पेशेंट अक्सर हमारे पास आते हैं। जी, हम बात करेंगे आज एक्जिमा की। एक्जिमा, जिसको हम कभी कभी डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं, या साधारण भाषा में कहें तो स्किन एलर्जी। एक्जिमा में क्या होता है, एक्जिमा के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे एक्जिमा है। तो देखिए, एक्जिमा में क्या होता है, त्वचा आपकी लाल होती है, खुजली होती है, और वहाँ पर मोटी हो जाती है थोड़ी सी त्वचा, और रैशेस से रहते हैं। यह प्रमुख। और ये तो जो त्वचा जो होती है, खुजलाते खुजलाते बाद में हम भूरी और काली और मोटी पपड़ी के रूप में जम जाती है। ये जो टाइप है स्किन एलर्जी का, ये एक्जिमा कहलाता है। अब एक्जिमा क्यों होता है, सबसे प्रमुख सवाल तो यही था, एक्जिमा क्यों होता है। देखिए, स्किन का एक इम्यून सिस्टम होता है, जिससे के द्वारा वह अपने आप को सुरक्षित रखती है किसी भी बाहरी खतरे के द्वारा। तो स्किन का जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जी हाँ, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। जब वो स्किन का इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो वो क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों के प्रति बड़ा रिएक्शन करने लगता है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी ने हमको उंगली छुआई और हमने उसको उठा करके बहुत ज़्यादा मारा, यही होता है। यानी छोटा सा कारण लेकिन रिएक्शन बहुत बड़ा। तो चूँकि स्किन का इम्यून सिस्टम कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो छोटी सी चीज़ के प्रति इतना बड़ा रिएक्शन कर देती है, जो कि उसके लिए खुद के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है। यह प्रमुख कारण होता है एक्जिमा के होने का। अब इसके पीछे बहुत से अंदरूनी कारण हो सकते हैं। अब ये किसमें या किस तरीके से, तीन भागों में इसको प्रमुख रूप से हम बांट सकते हैं। जैसे कि जेनेटिक कारण यानी आनुवंशिक कारण क्या होता है ना, तो ये आनुवंशिक कारण ये है कि यदि आपके परिवार में किसी को इसकी हिस्ट्री रही है, यानी किसी को एक्जिमा है, तो ये 2 या 3 पीढ़ियों बाद भी परिवार में किसी को उभर कर आ सकता है, उनमें एक्जिमा होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये सबसे पहले तो आनुवंशिक कारण, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं, ये एक्जिमा का प्रमुख कारण हो सकता है। दूसरी चीज़ इन्वायरमेंटल कारण। इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण, हमारे आसपास जो है, यानी मौसम बदलने से एकाएक ही सर्दी शुरू हुई और एक्जिमा भी शुरुआत हो गई, या एकाएक ही गर्मी आई, एक्जिमा की शुरुआत हो गई, या क्लाइमेट चेंज हुआ, आप गर्म जगह से ठंडी जगह पर गए या ठंडी जगह से गर्म जगह पर आए, तो मालूम पड़ा आपको एलर्जी या एक्जिमा जो आपका था स्किन में, उसकी शुरुआत हो गई। जगह बदलने से भी होता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा कारण है कि आपका इन्वायरमेंट बदला। अब इसके अलावा तीसरा जो कारण होता है वो होता है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल यानी हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ, हम क्या काम करते हैं उससे जुड़ा हुए कुछ कारणों से भी एक्जिमा हो सकता है। यानी हमारा ऐसा कारण है, काम है, जिसके के द्वारा हमको इसकी दिक्कत होती है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण आप ले लें, हमारे घर में महिलाओं को अक्सर हाथों में एलर्जी या एक्जिमा की दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो डिटर्जेंट का प्रयोग करती हैं, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट उनके हाथों में शूट नहीं हो रहा और उनको एक्जिमा की दिक्कत बार बार बन रही है। दूसरी चीज़, बालों में लगाने वाली मेहंदी, मालूम पड़ा बालों में आप मेहंदी लगा रहे हो, उसके द्वारा आपका एक्जिमा सर में डेवलप हो रहा है। तो ये वो कारण है जो कि आपने खुद से बनाए हैं। बिजनेस से जुड़े हुए अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी का सीमेंट का काम है, जो बेचारा मजदूरी करता है और उसका सीमेंट से बार बार कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में ये एक्जिमा की दिक्कत हो रही है। इसके अलावा ये खुद से बनाए हुए कारण है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिसके पास व्यवस्था है वो तो अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति अपना ये काम चेंज नहीं कर सकता। तो ये जो है तीसरा कारण प्रमुख रूप से आपका जो हो गया, ये ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ हो गया। इसके अलावा कुछ अन्य भी कारण होते हैं, जैसे कि किसी को थायराइड की दिक्कत है, हाइपोथायराइड अगर है उसको, तो उसको एक्जिमा होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। किसी को जुकाम बार बार होता है, या परिवार में किसी को अस्थमा है। जी हाँ, अस्थमा भी अगर किसी को है, जिसमें कि सांस फूलती दमा जिसको हम कहते हैं, तो उसको भी ये एक्जिमा या स्किन से जुड़े मर्जों के होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये प्रमुख वह कारण हैं जो कि एक्जिमा के विषय में आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से एक्जिमा होता है, एक्जिमा क्या है और यह किन लोगों को अधिक होता है। एक्जिमा के क्या लक्षण हैं ये जानना बहुत आवश्यक है, ताकि हम पहचान सकें कि कहीं हमारी यह दिक्कत जो स्किन में हो रही है एक्जिमा तो नहीं। तो देखिए, एक्जिमा में सबसे पहले स्किन का ड्राई होना। एक्जिमा की शुरुआत ड्राई स्किन से ही अधिकतर होती है। ड्राई स्किन यानी सूखापन होने की वजह से हमारी ऊपरी त्वचा जो होती है वो कुछ कमज़ोर सी हो जाती है, जो कि उसके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, जिससे कि ये बैरियर का काम करती है, जो कि बाहरी किसी भी चीज़ से हमारे आंतरिक त्वचा को बचाने के लिए जब ये कमज़ोर होती है, तो बाहरी कोई भी इम्यून चीज़ जो हमारे शरीर के संपर्क में आती है उसके प्रति इसका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब चूँकि होता है, तो वो गलत रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से हमको खुजली और एक्जिमा जैसी दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन को ड्राई ना होने दें। तो सबसे पहली चीज़ लक्षणों में स्किन का ड्राई होना। जब स्किन ड्राई होती है उसके बाद उसको धीरे धीरे दाने उभरने लगते हैं, जो कि लाल रंग के शुरुआत में हो सकते हैं। बाद में यही दाने जो कि कम होते हैं धीरे धीरे एक आकार लेकर के आपस में मिल जाते हैं, दूर दूर से पास पास आ जाते हैं और ये बड़े एरिया को कवर कर लेते हैं। और इन दानों में शुरुआती दौर में ये सूखे हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे ये
पानी भी इसमें निकल सकता है। और इस स्किन का चूँकि हम इसमें खुजली भी होती है, हम इसको खुजलाते ही बहुत जाता है, तो ये लाल रंग की स्किन जो धीरे धीरे भूरे और फिर काले रंग में बदल जाती है और ये त्वचा मोटी सी हो जाती है। और जब मोटी हो जाती है तो समझ लीजिए आपका जो शुरुआती दौर का एक्जिमा था ये एक्यूट से क्रोनिक में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रमुख रूप से इसके लक्षण हैं जिसके के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि हम कहीं एक्जिमा का शिकार तो नहीं हो रहे या हमारे घर में कोई एक्जिमा का शिकार तो नहीं है। सबसे विशेष बात यह भी है कि यदि एक्जिमा ये शुरुआती दौर में है तो इसको संभालना आसान है, लेकिन यदि यही एक्जिमा साल 2 साल या इससे भी ज़्यादा पुराना हो गया, यानी आपने इसको क्रोनिक में डेवलप कर दिया, तो इसका 100% ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होता है। जी हाँ, यदि आप दवाइयों के द्वारा या अच्छे डॉक्टर द्वारा इसको ट्रीट भी करवा लेते हैं तो फिर भी इसके एपिसोड लौट कर आ सकते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है इसको शुरुआती दौर में ही पहचान कर इसका उत्तम इलाज या उपाय कर लिया जाए, जिससे कि हम इस बीमारी से दूर रहें। एक्जिमा के प्रकार। एक्जिमा के कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक्जिमा के प्रमुख रूप से जो प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहले आता है एटोपिक एक्जिमा। एटोपिक एक्जिमा प्रमुख रूप से बच्चों में होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक लाल सा चकत्ता बन जाता है या हल्का सा दाना बन जाता है। ये दाने या चकत्ते अक्सर जो फोल्ड्स होते हैं बॉडी के, ये हथेलियाँ या बगल या पैरों के पास जो बच्चों के बॉडी फोल्ड्स होते हैं वहाँ पर बनने की संभावना अधिक रहती है और ये रैशेस के रूप में धीरे धीरे पड़ते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। तो ये बच्चों में होने वाला जो प्रमुख एक्जिमा होता है वो एट्रोपिक एक्जिमा ही होता है। इसके बाद दूसरा एक्जिमा जो आता है वो है डिसहाइड्रोलिक एक्जिमा। डिसहाइड्रोलिक एक्जिमा जो होता है इसमें होता क्या है कि त्वचा के नीचे अंदर पानी के बबल्स से बनते हैं, जो कि शुरुआत में नहीं मालूम पड़ते, लेकिन हल्की सी इचिंग होती है। 4-5 दिन के बाद ये बाहर आने लगते हैं और फलकों के रूप में आपको दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है कि अक्सर हमारे दिमाग में वहम सा होता है कि हम इसको फोड़ देंगे तो हमारी ये चीज़ सही हो जाएगी, लेकिन उसको फोड़ने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है और धीरे धीरे ये ग्रोथ करता चला जाता है। ये होता है डिसहाइड्रोलिक एक्जिमा। ये बड़ों में होता है, बच्चों में भी हो सकता है किसी किसी के। इसके अलावा जो अगला एक्जिमा आता है वो है एस्टियोगोनिस एक्जिमा, एस्टियोटिक एक्जिमा। एस्टियोटिक एक्जिमा जो होता है ये अधिक उम्र के लोगों में अधिक होता है। ये बूढ़े लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें त्वचा जो होती है ड्राई हो जाती है, हल्के से रैशेस पड़ सकते हैं, लाल पर मालूम पड़ता है या हल्की सी त्वचा फटी हुई मालूम पड़ सकती है। बड़े ही लोगों में होने वाला एक और एक्जिमा जो होता है उसका नाम है निमो कलर एक्जिमा। ये भी बड़े लोगों में ही होता है। इसमें सिक्के जैसे पैचेस बनते हैं। ये पैचेस बहुत अधिक नहीं होते हैं, ये संख्या में 2, 4, 7 इस तरीके के पैचेस रहते हैं। ये भी बड़े लोगों में ही होता है। ये प्रमुख एक्जिमा है जो कि एक प्रकार है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की जिससे कि आप थोड़ा सा उन्हें डिफरेंस कर पाएँ। इसके अलावा एक एक्जिमा और भी होता है स्टैसिस एक्जिमा। स्टैसिस एक्जिमा जो होता है ये उन लोगों में अधिकतर होता है जो कि बहुत देर तक खड़े रहते हैं, यानी जो खड़े रहकर अपना काम करते हैं। ये प्रमुख रूप से बनता है रक्त के प्रवाह से। रक्त का प्रवाह जो कि हमारे पूरे शरीर में हार्ट से पंप होकर फैलता रहता है, लेकिन बहुत अधिक समय तक खड़े रहने से ये पैरों की वेंस के द्वारा एक जगह पर थक्के के रूप में रुकने लगता है, जमने लगता है और वहाँ पर ये धीरे धीरे एक पैचेस से डेवलप कर लेता है। तो वहाँ पर ये जो एक्जिमा होता है ये होता है स्टैसिस एक्जिमा। तो ये प्रमुख प्रकार हैं जो कि एक्जिमा के होते हैं। आप इसके द्वारा एक जनरल डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से प्रकार का एक्जिमा है। यहाँ पर एक्जिमा में एक चीज़ और जानना भी ज़रूरी है। एक्जिमा एंडोजेनिस और एक्सोजेनिस 2 तरीके का होता है। तो एक्सोजेनिस एक्जिमा जो होता है, एक्सोजेनिस एक्जिमा में 2 प्रकार के एक्जिमा प्रमुख रूप से जो हैं उसमें एक तो है एलर्जिक और दूसरा है इरिटेंट। अब इरिटेंट और एलर्जिक में डिफरेंस क्या है? देखिए, इरिटेंट एक्जिमा जो होता है यह जब भी होगा प्रमुख रूप से उसी स्थान पर होगा जहां पर आपने उस इरिटेंट का प्रयोग किया है। जैसे कि मेहंदी, सपोज कीजिए आपने बालों में मेहंदी लगाई तो इरिटेंट एक्जिमा जो होगा वो प्रभाव उसका बालों में ही रहेगा। इसी प्रकार से किसी अन्य पार्टिकल के द्वारा यदि आपको ये दिक्कत हो रही है तो जहाँ पर उसका टच होगा ये केवल उसी एरिया में फैलेगा, पूरे शरीर को इफेक्टेड नहीं करेगा। लेकिन यदि एलर्जिक है तो एलर्जिक में क्या होगा, वो आपको कहीं भी लगे वो होल बॉडी में फैलने की संभावना रहती है। तो प्रमुख रूप से एलर्जिक और इरिटेंट इन दोनों में यही प्रमुख रूप से डिफरेंस रहता है। अब अगर मैं बात करूँ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में, जो कि बाहरी कारण होते हैं हमारे द्वारा जिनके द्वारा एक्जिमा फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिसके द्वारा हमको ये डर्मेटाइटिस या एक्जिमा कुछ भी कह लूँ ये फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। देखिए, जो सीमेंट का काम करते हैं, यानी जो दिन भर
जुड़ाई का काम करते हैं मिस्त्री लोग या सीमेंट के वर्कर होते हैं, उनको क्या होता है, उनको हाथों के ऊपर एक्जिमा अक्सर हो जाता है, क्योंकि उनके हाथ जो है सीमेंट के संपर्क में अधिकतर रहते हैं। इसके अलावा जो बालों का काम करते हैं, यानी कि नाई, हमारे बार्बर या हेयर ड्रेसर वगैरह, उनके हाथों के अंदरी परत पर एक्जिमा होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनके ये हाथ के परत जो होते हैं अक्सर बालों में रहते हैं। इसके अलावा जो ग्लव्स पहनकर अक्सर काम करते हैं, तो उनके इतने हाथ जो कि ग्लव्स से ढके रहते हैं, तो उस ग्लव्स की रबड़ के द्वारा उनको ये यहाँ पर हाथों में, दोनों हाथों में अंदर या बाहर जो कॉन्टैक्ट के द्वारा जो है ये जो एक्जिमा या डर्मेटाइटिस हो सकती है। जो इलेक्ट्रिक यानी बिजली का काम करते हैं, वो चूँकि वायर पकड़ते हैं, वायर की रबड़ से कॉन्टैक्ट में आकर के उनके हाथों की इस शेप में लंबे लंबे एक जो है डर्मेटाइटिस एक्जिमा डेवलप हो सकता है। या हमारे घर में जो महिलाएं हैं जो कि अक्सर कपड़े धोती हैं, और आप अक्सर हमने सुना होगा उनके पैरों में या हाथों में इचिंग या एक्जिमा डेवलप हो जाता है। ये आता है डिटर्जेंट की वजह से, डिटर्जेंट के संपर्क में आने की वजह से उनके हाथों और उसमें ये दिक्कत, कॉन्टैक्ट उसकी में जो आती है तो उसकी वजह से पैदा होने लगती है। कई बार एक चीज़ और है, सब्जी काटने वाला चाकू जो होता है उसको पकड़ने से, सब्जी पकड़ने से भी एक डेवलप हो सकता है, जो कि यहाँ पर मुंह से इस उंगली और इस उंगली के बीच में पाया जाता है, क्योंकि पकड़ने का शेप ही यही रहता है, तो वहाँ पर से भी ये चीज़ डेवलप हो सकती है। हेयर डाई लगाने वाले कई लोग ये भी कहते हैं कि हेयर डाई तो मैंने केवल सर में लगाई थी, फिर पूरे शरीर में ऐसा क्यों हो गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने हेयर डाई तो सर में लगाई, लेकिन जब आपने नहाया, नहाने के बाद उस हेयर डाई का पूरा प्रभाव आपके शरीर पर आ गया, और चूंकि आपको उस हेयर डाई से एलर्जी हो रही थी, इरिटेंट था आपके लिए, तो इसलिए पूरे शरीर में उसने आपके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ये दिक्कत पैदा कर दी। और मेटल से भी बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, जैसे कि बहुत विद्यार्थी हैं या हम लोग बड़े लोग जो कि मेटल की जो बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट में जो बक्कल लगा रहता है वो मेटल का होता है, और कभी कभी वो स्किन के संपर्क में आने से वहाँ पर खुजली, एचिंग प्रारंभ हो जाती है। या बहुत सी महिलाओं के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसमें हुक वगैरह रहते हैं, उसकी वजह से भी, जो स्किन के टच में आने की वजह से यह समस्या पैदा हो सकती है। एक विशेष प्रकार का एक्जिमा जो कि अक्सर कुछ पेशेंट्स में हमारे पाया भी जाता है, क्योंकि हमारी तरफ खेती किसानी अधिक होती है, तो किसान भाइयों के जो एक एलर्जी कॉन्टैक्ट एक्जिमा जो होता है वो एयर बोन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं, ये होता है गाजर घास के द्वारा, जो कि खेतों में पाई जाती है। यह एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें एक छोटा सा फूल रहता है, और इसके संपर्क में आने की वजह से ये दिक्कत होने लगती है। यह एक्जिमा चूँकि इसका फूल बहुत महीन सा होता है, और ये फूल हवा के द्वारा बहुत दूर तक फैल जाता है, कभी कभी 2 किलोमीटर तक चला जाता है। तो जिन लोगों की इससे दिक्कत होती है, उनके यहाँ पर आईलेट के ऊपर, कानों के पीछे, चेहरे पर धीरे धीरे यहाँ पर ये दिक्कत होना शुरू होती है, और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल सकती है जब भी वैसे कांटेक्ट में आते हैं। तो किसान भाई लोग विशेष रूप से इस गाजर घास से उनको एलर्जी है तो इससे बचाव अवश्य रखें, और उनके घर के आसपास यदि इस तरीके की गाजर घास या चीज़ें लगी हुई हैं और वो समस्या के शिकार हैं तो उसको जल्दी से जल्दी हटवाने का प्रयास करें। और चूँकि इसका एयर फ्लो के द्वारा ये 2 किलोमीटर दूर तक पहुँच जाती है, तो कभी कभी आपके घर के आसपास में ना होने की वजह होने पर भी यह आपको समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो किसान भाई विशेष रूप से गाजर घास से जिनको एलर्जी है तो अपने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी एक्जिमा या डर्मेटाइटिस की शुरुआत होती है, तो जब भी जिस चीज़ से आपको शुरुआत है, शुरुआती दौर में जब वो आपके संपर्क में आती है तो थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती है, लेकिन बार बार यही वही सी चीज़ आपके संपर्क में आएगी या आप उसके संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ती ही चली जाती है, यानी एक छोटा सा चकत्ता धीरे धीरे पूरे शरीर को कवर कर सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आप इसके लक्षणों को पहचानें, और जितने शीघ्र अपने चिकित्सक के संपर्क में आकर के इसका इलाज करवाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सबसे ज़रूरी चीज़, यदि आपको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है तो उस चीज़ को पहचानें कि हमको किस चीज़ से दिक्कत हो रही है, और प्रयास करें कि उस चीज़ से दूरी बनाएं, क्योंकि यदि आपसे दूरी बना लेते हैं तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक उसका समाधान होने की संभावना है। एक्जिमा का इलाज, जी हाँ, एक्जिमा के इलाज के लिए सबसे पहले बात आती है जाँचों की। मरीज अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब को ऐसी जाँच करवा लीजिए जिससे कि हमको इलाज में सहायता मिले। तो किसी भी खून की जांच से एक्जिमा के इलाज में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती, क्योंकि कोई भी खून की ऐसी जांच नहीं जो कि आपके एक्जिमा के सीवियरिटी को या इसमें इलाज में क्या दवा देनी है इसमें सहायक हो। तो खून की जांच एक्जिमा के लिए करवाना लगभग मेरे हिसाब से व्यर्थ ही है। इसमें यदि आप फिर भी कुछ जाँचें करवाना चाहते हैं तो आप थायराइड जाँच करवा सकते हैं, IgE की जाँच, लेवल की जाँच करवा सकते हैं। इससे यह जानकारी में सहायता मिलती है कि आपके साथ में ये दिक्कतें भी तो नहीं जिसकी वजह से इसकी सीवियरिटी बढ़ रही हो। इसके अलावा एक पैच टेस्ट होता है जिसमें कि आपके पीठ पर एलर्जेंट्स पैचेस के रूप में लगाए जाते हैं, जो कि 3 से 5 दिन तक लगे रहते हैं। इनके द्वारा यह जानने में सहायता मिलती है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है जो कि कांटेक्ट में आ रही है। इसमें मरीज से भी अक्सर पूछा जाता है कि आपको यदि किसी चीज़ में शक है तो आप वो चीज़ लेकर आइए, उसको भी आपको एक एलर्जेंट के रूप में पैच बनाकर के पीठ पर लगाया जाता है। ये सब प्रमुख जाँचें हैं जो कि करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा एक स्किन की बायोप्सी भी होती है। स्किन बायोप्सी से भी दवा में कोई सहायता नहीं मिल सकती,
केवल इससे यह जानने में सहायता मिल सकती है कि आपकी जो डर्मेटाइटिस या स्किन एलर्जी है वो किस स्टेज पर है, ये प्रारंभिक अवस्था में है, मध्यम अवस्था में है या बहुत अधिक बढ़ सकी है। तो ये ही प्रमुख जांचें हैं जो कि इसके लिए आप करवा सकते हैं। अब बात आती है कि स्किन या जो आपका डर्मेटाइटिस में जो दिक्कत बन रही है डर्मेटाइटिस के द्वारा, इसके इलाज के लिए हम क्या क्या करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो डर्मेटाइटिस यदि आपकी है तो नई हो या पुरानी हो, कैसी भी हो, इसमें सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र का। जी हाँ, आपको परमानेंट मॉइस्चराइज़र अवश्य लगाना है। यदि आपकी स्किन सूखी रहेगी, ड्राई रहेगी, तो यह संभावना हमेशा बनी रहेगी कि ये बीमारी यदि आपकी ठीक भी हो चुकी है तो पुनः से रिपीट हो जाए। तो सबसे पहली बात तो नई हो या पुरानी हो, कोई भी हो, तो आपको एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। जो साधारण इलाज होता है इसमें देखिए 2 तरीके की होती हैं, एक तो क्रॉनिक और एक्यूट। यदि आपकी एक्यूट है, ये नई है दिक्कत, तो इसमें आप मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र के अलावा कोई लगाने वाली क्रीम आपका डॉक्टर आपको दे सकता है, आप उस क्रीम को लगाएं। इसके अलावा खुजली की टेबलेट, ये 3 चीज़ें प्रमुख हैं जो कि आपका यदि यह नई बीमारी शुरू हुई है तो इसमें इसको सही करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। लेकिन यदि यही बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है तो आपका डॉक्टर आपको और भी बेहतर तरीके से बताएगा कि आप क्या क्या चीज़ों का उपयोग करें जिससे कि आपको यह चीज़ें सही करने में अधिक मदद मिले। हाँ, कुछ चीज़ें जो कि आप अपने अवश्य अपनाएं, जैसे कि खुजली, यदि आपको समस्या है तो खुजली बहुत अधिक होती है, तो कोशिश ये करें कि आपको खुजली नहीं करनी है। तो आप ये कहेंगे खुजली ना करें, ये कैसे संभव है? तो आप करें ऐसे, जब भी आपको खुजली हो तो आप अपने पास में मॉइस्चराइज़र रखें। आप उस मॉइस्चराइज़र को उस प्रभावित स्थान पर लगाएं और धीरे धीरे हल्के हाथ से उसकी मालिश कर दें। इससे आपका मॉइस्चराइज़र भी लग जाएगा और एक मालिश भी हो जाएगी। खुजली करने से बचें। इसके अलावा कुछ और टेक्निक भी होती है, जैसे कि आपको जिस स्थान पर खुजली हो रही है उसके पड़ोस वाले स्थान पर पिंच करें। इससे कि सेंसेशन जो है आपके डाइवर्ट हो जाते हैं और खुजली जिस स्थान पर हो रही थी वहाँ पर से कुछ कम हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है जिससे कि आपको डर्मेटाइटिस रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप लगातार खुजली करेंगे तो वहाँ पर जख्म बनने का और स्किन के फटने का खतरा लगातार बढ़ेगा। इसके अलावा आपको खूब पानी भी पीना है। आपकी स्किन में नमी अवश्य बनी रहे। पानी पीने से स्किन की नमी में भी सहायता मिलेगी। यदि आप पानी कम पिएंगे तो आप डिहाइड्रेट होंगे, जिसके द्वारा इस मर्ज़ को बढ़ने में तुरंत सहायता मिलेगी। पेट आपका परमानेंट अच्छे तरीके से साफ़ होना चाहिए। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप इन सब चीज़ों का पालन करें जिससे कि आप डर्मेटाइटिस से बच भी सकते हैं, और यदि आपको डर्मेटाइटिस है तो आप इसको पुनः बार बार जल्दी जल्दी रिपीट होने से बचा भी सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और भी समझ लीजिए आप, चूँकि इस बीमारी का जो प्रमुख कारण क्या है यह आप तक क्लियर नहीं है। जी हाँ, स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है। बाहरी आवरण देखिए कितना बड़ा पार्ट है, और चूँकि शरीर से जुड़ा हुआ है तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो कि दोबारा ना हो। अक्सर मरीज ये कहते हैं कि जड़ से ख़त्म नहीं हुई। तो मित्रों, जड़ से कोई चीज़ कैसे ख़त्म हो सकती है? आपने देखा होगा किसी को मलेरिया हुआ, ठीक हो गया, अगले साल उसको हो सकता है पुनः मलेरिया हो जाए, या बुखार हो सकता है। क्या ये संभव है कि एक बार बुखार आने के बाद दोबारा ना आए? इसी प्रकार से एलर्जी भी है। एलर्जी भी यह संभव नहीं कि एक बार होने के बाद आपको दोबारा हो ही ना। हाँ, यह संभव अवश्य है कि वह लॉन्ग पीरियड तक ना हो सकता है आपको साल भर ना हो, 2 साल ना हो, 5 साल ना हो, 10 साल ना हो। लेकिन यह पूर्ण रूप से कह देना कि आपकी जड़ से कभी ज़िंदगी में आपको एलर्जी होगी नहीं, यह कहना पूर्ण रूप से तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ, यदि आप अपने इस विषय में जानकारी रखते हैं, इस वीडियो को बनाने का प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि आपको उस बीमारी के संबंध में जानकारी रहे, ताकि यदि आपको ये समस्या एक बार होने के बाद दोबारा शुरू होती है तो आप कुछ चीज़ें उसकी घर पर ही संभाल सकें। जैसे कि यदि आपको खुजली होती है 5-6 महीने बाद या उसी प्रैक्टिकल समय पर एक बार 1 साल के बाद, तो जो क्रीम आपने पहली बार लगाई थी आप उसी क्रीम का पुनः तुरंत ही उपयोग करके शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है जब आप ये तो उसी से आप ठीक हो जाएंगे 5-7 दिन में। यदि उसके बाद भी समस्या बढ़ती है तो जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह समस्या इतनी अधिक गंभीर नहीं होगी, तो उस डॉक्टर को भी यह आराम रहेगी कि वो आपका इलाज कम समय में अच्छे तरीके से कर देगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जानकारी सबसे बड़ा बचाव होती है। इन मर्ज़ों में जानकारी का अभाव होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप जानकारी रखें और अपने व अपने परिवार में सभी लोगों को स्किन की बीमारियों से बचाए रखें। आरोग्य में जाते हैं।